हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक गोरखों के विभिन्न सेना नायकों का नेतृत्व। ठीक है। तो गोरखा शासन कंप्लीट होने के बाद ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ गोरखा सैनिकों की बात की गई है जो उनके सेना नायक यहाँ पे रह चुके थे 1804 से 1815 तक, उनके विषय में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो अमर सिंह थापा की यहाँ पे बात की जाती है। तो अमर सिंह थापा को काजी भी जो है उपाधि दी गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं। काशी से लौटकर तत्कालीन नेपाल नरेश रण बहादुर ने नेपाल के श्रेष्ठतम सेनापति अमर सिंह थापा को सन 1804 से 1815 तक नेपाल दरबार की ओर से काली नदी से लेकर सतलुज पार तक के प्रदेश को जो है विजित करने के लिए सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया। तो अमर सिंह थापा ही जो है कुमाऊं और गढ़वाल का नेपाल दरबार द्वारा भेजा गया सर्वोच्च पदाधिकारी था। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि नेपाल दरबार द्वारा कुमाऊं गढ़वाल में भेजा गया सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था, तो वो अमर सिंह थापा था। उसके उन अधीन जो है हस्तिदल चौतरिया के नायब सुब्बा और काजी रणधीर सिंह बसनियात को भी जो है गढ़वाल में सेनापति का पद दिया गया था। ठीक है। किस किस को? मतलब सबसे उच्च अधिकारी जो था वो अमर सिंह थापा था और उसके अधीन मतलब उसके नेतृत्व में जो गढ़वाल के लिए हस्तिदल चौतरिया के नायब सुब्बा और काजी रणधीर सिंह बसनियात को जो है गढ़वाल में सेनापति का पद दिया गया था। तो अब अमर सिंह थापा ने यहाँ पे क्या किया था? शासन में सुप्रबंध का यहाँ पे प्रयत्न किया गया था। जैसे कि संपूर्ण जो अमर सिंह थापा ने अपने शासन में सुप्रबंध का प्रयत्न किया, संपूर्ण जो राज्य था उसमें भारी अव्यवस्था उस टाइम पे व्याप्त थी, क्योंकि प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो चुकी थी। आमिलों के अत्याचार से पीड़ित प्रजा शांति की खोज में कभी मैदानों की तरफ भागती तो कभी पहाड़ों की तरफ भागती रहती थी, लेकिन प्रत्येक स्थान पर उसको जो है उत्पीड़न का ही सामना करना पड़ता था। दून की जो हरी भरी उपत्यका थी वो उजाड़ हो चुकी थी। तो अमर सिंह ने जो है जनता का विश्वास जीतने के लिए कुछ सुधार तो किए, लेकिन कुछ स्थितियां जो है पहले जैसी बनी रही। जैसे उसने श्रीनगर में भूतपूर्व अधिकारी जो थे सज्जन व्यक्ति, उनको बुलाकर उनसे मंत्रणा की और फिर जहाँ जहाँ पे सुधार हो सकता था उनमें करने की उसने कोशिश की और बाकी कुछ चीज़ें जो है पहले की तरह रहने दी। उसके बाद जो घाटी पर चुंगी वसूल करने की व्यवस्था थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। गढ़वाल नरेश ने संकल्प कर जो भूमि मंदिरों को दान दी थी वो वैसे ही रखी रही, मतलब कि जैसे दान दी थी उसने तो वो उसी तरह से पूर्ववत बनी रही, उसको नहीं वापस लिया गया। जिन राज्य अधिकारों ने नवीन शासन तंत्र को सहायता दी थी, मतलब कि जो कुछ लोग ऐसे थे अधिकारी जिन्होंने जो नया शासन तंत्र था अमर सिंह थापा द्वारा बनाया गया उसमें सहायता दी थी, तो उनकी जो जागीरें थी और वैयक्तिक जो उनकी पूंजी थी, पर्सनल प्रॉपर्टी उनकी, वो उस पर जो है उनका अधिकार वैसे ही बना रहने दिया, उन पे भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फिर है पश्चिम का अभियान। सिरमौर के अपदस्थ नरेश कर्म प्रकाश ने अमर सिंह के पुत्र से, जो कि रणजोड़ सिंह था, उससे ये याचना की कि वो जो है सिरमौर उसे वापस दे दे, कर्म प्रकाश को दिला दे, तो अपनी विजय पताका के फहराने का सुअवसर जान। ठीक है। तो अमर सिंह को जो है मतलब ऐसा लगा कि अब पश्चिम की तरफ मुझे करना चाहिए प्रस्थान, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पे वो था गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में, वहाँ पे उसने जो है कर दिया था सब प्रशासन तंत्र अपने अंडर। उसके बाद उसने जो है कुमाऊं और गढ़वाल का सैन्य नेतृत्व अपने पुत्र को सौंपकर भक्तिवीर थापा, हस्तिदल चौतुरिया और रणधीर सिंह के साथ जो है कहाँ को गया? वो यमुना की तरफ को चला गया। सन 1815 तक पश्चिम विजय का अभियान चलता रहा और अमर सिंह को पुनः यह अवसर ना मिला कि शासन में कोई सुधार कर सके, क्योंकि वो जो है जहाँ कुमाऊं गढ़वाल का एरिया अपने पुत्र के हवाले करके चला गया, कहाँ की तरफ? पश्चिम की तरफ हासिल करने के लिए। पश्चिम मतलब जैसे ये वाला एरिया कुमाऊं का है, ये वाला एरिया गढ़वाल का है, तो ये पश्चिम वाला एरिया। ठीक है। ये देहरादून इस तरफ का
इधर पश्चिम, इधर पूरब। तो पश्चिम से तो वो आता हुआ यहाँ से करता हुआ आया अपना अभियान, और अब उसको पश्चिम की तरफ जाना था। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ वो चला गया इन सब के साथ। अब बात करते हैं रणजोड़ सिंह थापा की। 1804 से 1805 इसका शासनकाल है। ठीक है, इसका शासनकाल आप जो है जितने भी आप सेनापतित्व पढ़ेंगे उन सब का शासनकाल आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से रणजोड़ सिंह थापा एक लिस्ट बना लीजिएगा, उसमें 1 2 3 ऐसे करके। बेसिकली 1804 से ही यहाँ पे आए थे ये लोग 1815 तक। तो उस 1804 से 1815 तक यहाँ पे किन किन का शासन रहा ये लिस्ट आप बना लीजिए। तो रणजोड़ सिंह जो है उत्तम प्रकृति का व्यक्ति था। विद्वानों और जो कलाविद थे, जैसे कि उस टाइम पे फेमस कौन थे, कवि मोलाराम, तो इन लोगों का ये बहुत सम्मान करता था। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार और कवि मोलाराम पर जो है इसकी विशेष कृपा थी। तो मोलाराम ने रणजोर को जो है प्रसिद्ध दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था। किसने? कवि मोलाराम ने रणजोर सिंह थापा को प्रसिद्ध दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मोलाराम ने दानवीर कर्ण किसे कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए कि मोलाराम ने दानवीर कर्ण किसे कहा था, या दानवीर कर्ण की उपमा किसे दी थी। तो रणजोड़ सिंह थापा को दी थी। शासन की सुव्यवस्था के लिए जो है रणजोड़ सिंह थापा ने एक मंडली का भी गठन किया था, जो राज्य की समस्याओं पर मंत्रणा करके जो है उचित मार्गदर्शन करती थी, सही सलाह देती थी कि कहाँ पे क्या चीज़ सुधार करना चाहिए। रणजोड़ सिंह के जो पदाधिकारी हैं उनके विषय में देखते हैं। यद्यपि रणजोड़ सिंह स्वयं बहुत श्रेष्ठतम व्यक्ति था, लेकिन उसके जो सामंत थे उनका व्यवहार बहुत निरंकुश था, क्रूरतम था। उनकी धारणा थी कि जनता के साथ जितनी अधिक कठोरता की जाए शासन उतना ही स्थायी रहता है, ऐसा रणजोड़ सिंह के सामंतों का मानना था। लेकिन इन लोगों ने प्रजा पर जो है, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, क्रूर किस्म के ये लोग थे। तो रणजोड़ सिंह थापा के जो सामंत थे इन लोगों ने प्रजा पर बहुत अत्याचार किए, भद्र पुरुषों को ये अपमानित करते थे और बलात्कार की घटनाएं नित्य होती रहती थी। गोरखा सैनिक और जो अन्य अधिकारी लोग थे ये बलात् बालिकाओं एवं विवाहित नारियां जो होती थी उनको 5-7 रुपये देकर जो है अपनी उपपत्नी बना लिया करते थे। रणजोड़ के शासनकाल में जन्मे जो अत्याचार, लूटमार और यातना थी, ये इनको जो है गोरखा शासन के अंत तक जो है झेलना पड़ा गढ़वाल निवासियों को। इस तरह से जो गढ़वाल था वो पूरी तरह से टूटने और राज्य जो है क्षय होने लग गया। कर प्रणाली की बात करें अगर हम रणजोड़ सिंह थापा के समय 1804 से 1805 के बीच, तो यहाँ पे जो है कुछ परिवर्तन कर प्रणाली में लाए गए। गढ़वाल में पहले से चली आ रही जो कर प्रणाली थी वो तो थी, वो नियम तो ही थे। उसके अलावा अन्य नए कर भी जो है लगाए गए। भूमि कर के साथ कुछ नए कर जैसे कि मोकर, डांकर, मझारी कर, घोकर, सलामी कर, ये सब कर जो है लगाए गए। ठीक है, गोरखाकालीन नए कर ऐड कर लीजिएगा उनके कर में। और सोनिया फागुन कर, ठीक है, उत्सवों में लगाया जाने वाला कर था सोनिया फागुन कर, ये सब कर लगाए गए। अपराधों के लिए अपराधी की जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुरूप ही दंड दिया जाता था। मतलब जैसे गरीब है तो उससे ऐसा भयंकर वाला उससे दंड नहीं ले सकते, क्योंकि गरीब इंसान कहाँ से देगा ना। तो उसकी हैसियत के हिसाब से ही जो है दंड वसूला जाता था या कर वसूला जाता था, लेकिन छोड़ा नहीं जाता था किसी को भी। वसूला सबसे जाता था कर, बस उसकी आर्थिक स्थिति देखते हुए जो है जो रकम होती थी वो निर्धारित की जाती थी। निश्चित समय पर राजस्व जमा जो नहीं करता था उसको या उसके परिवार वालों को जो है जाके नीलाम कर दिया जाता था। तो दून उपत्यका पर कहर, अब दून उपत्यका पर क्या कहर पड़ा था उस समय पे, तो गढ़ राज्य नरेश श्री प्रद्युम्न शाह की मृत्यु का समाचार जो है हवा में पूरी तरह से फैल गया। ठीक है, ऐसी बातें छुपती तो है नहीं, तो ये बात जो है सब जगह फैल गई, पूरे गढ़ राज्य में, पूरे उत्तराखंड में फैल गई कि प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो चुकी है। तो इस बात का फायदा जो है गोरखों ने उठाना चाहा। तो जो गोरखे थे इस घटना के बाद नगर और ग्रामों को जी भर के लूटने लगे। इन लोगों ने जो प्रजा थी उसको खूब सताया, तड़पाया और उत्पीड़न किया, शोषण किया। प्रद्युम्न शाह के जो मित्र थे वो भी जो है अत्याचारों की ज्वालाओं में भून दिए गए। उस टाइम पे गुरु मंदिर के महंत श्री हरसेवक जी थे। गुरु मंदिर के जो महंत थे श्री हरसेवक जी, उन पर जो है गोरखाओं ने मृत्यु का अपराध लगाया कि इन्होंने जो है
एक हत्या की है। तो क्योंकि ये जो प्रद्युम्न शाह के हितैषी थे तो इसलिए जो है इन पर हत्या का आरोप लगाया गया। आनन फानन में जल्दीबाजी में इन पर हत्या का आरोप लगा दिया गया और जब उसका कोई प्रमाण, कोई विटनेस उसका नहीं मिल पाया तो गोरखाओं ने, जो उनकी बहुत गंदी अमानवीय, बिल्कुल घिनौनी सी प्रथा थी, दोष निर्धारित करने वाली कड़ाई दीप, उसको फॉलो किया। तो जो कड़ाई दीप की व्यवस्था थी उसमें क्या था कि जो कड़ाई में जो है जो उबलता हुआ सीरा था उसमें महंत हरसेवक के जो है दोनों हाथों को डाल दिया गया। तो ऑब्वियस था कि उनके उबलते हुए उसमें हाथ डालोगे तो गरम जलने ही थे हाथ। तो हरसेवक जी के इस घटना से दोनों हाथ जल गए थे और हाथ जलने के कारण जो है उनको दोष सिद्ध करार कर दिया गया और अपराधी मानते हुए उनकी जो भी जमीन जायदाद थी उसको मतलब उसको अपने अंडर कर लिया इन लोगों ने। और जो उनके गांव थे, बहुत सारे गांव थे इनके पास, वो सारे गांव जो है उजाड़ हो गए। इसका प्रभाव अन्य ग्रामों पर भी पड़ा। हरी भरी उपत्यका जो है वीरान और निर्जन हो गई। पूरे वर्ष भर खेती नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति को इन लोगों ने जो है दोषी मान के उसके साथ इतना निरपराध किया था, इतना अपराध किया था, सॉरी। तो नीति घाटी के भूतांटिकों का आत्मसमर्पण अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो गढ़ नरेश ने माणा ग्राम बद्रीनाथ, जो गढ़ नरेश था उस टाइम पे, तो उसने जो है माणा ग्राम बद्रीनाथ के जो मंदिर हैं उनको अर्पण कर दिया था, दान में दे दिया था। तो इस मतलब दान में देने की वजह से उन पर जो है कर वगैरह नहीं लगते थे। तो जो वहाँ पे रहने वाले जो भूटांतिक लोग थे वो कर मुक्त थे, तो इनकी समृद्धि, अब ऑब्वियसली वो लोग कर मुक्त थे क्योंकि उनकी जो भूमि है वो गूठ में दान दी गई थी गढ़वाल नरेश द्वारा। तो वो लोग जो है कर मुक्त होने के कारण बहुत समृद्ध हो गए थे क्योंकि उन्हें कर नहीं देना पड़ता था, तो उनका सारा जो है धन बचता ही था, जिस वजह से वो बहुत समृद्ध थे। उनका जो समृद्धि की गाथाएं जो है दूर दूर तक फैली हुई थी। तो जो सुनकर जो है गोरखे लोग से रहा नहीं गया। उनका ऐश्वर्य देखकर गोरखे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब गोरखों लोग से जो है सहा नहीं गया कि ये लोग इतने समृद्ध कैसे हैं और क्यों हैं। तो गोरखों ने क्या किया, उनकी तरफ जो है जाने लगे। तो एक जो महती गोरखा था वो कुमुक, उनका कुमुक जो है भूटांतिकों के प्रदेश में बढ़ने लगा। भूटांतिकों ने क्या किया, जो ऋषि गंगा में झूला पुल था जहाँ से आना जाना था, उस पुल को ही काट दिया भूटांतिकों ने अपने बचाव के लिए, क्योंकि गोरखे तो क्रूर थे। तो उनसे बचने के लिए भूटांतिकों ने क्या किया, ऋषि गंगा के झूले पुल को, मतलब झूले को काट दिया। तो गोरखा सैनिकों के बढ़ते हुए कदम रुक गए। अब जब पुल ही नष्ट हो गया तो गोरखे आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि जो वो एरिया था वो भी बहुत दुर्गम क्षेत्र था, वहाँ पे ऐसे जाना भी पॉसिबल नहीं था। तो जो एकमात्र रास्ता था वो पुल ही था ऋषिगंगा का। तो इस वजह से जो है गोरखे रुक गए। लेकिन इस घटना से गोरखों को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि भूटांतिकों को हुआ, क्योंकि उसी पुल के सहारे भूटांतिक लोग जो है निचली घाटियों में अपना व्यापार करने के लिए आते थे। तो अगली कड़ी जो है ग्रीष्मकालीन तिब्बती व्यापार निर्भर। तो जो भूटांतिक लोग थे ये तिब्बती, इस पर ग्रीष्मकालीन तिब्बत व्यापार पूरा निर्भर करता था, जिस वजह से भूटांतिकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो वो ये नुकसान नहीं उठा पाए और अंत में जो है ये भूटांतिक जो लोग थे इन लोगों ने गोरखाओं के आगे घुटने टेक दिए और गोरखाओं की अधीनता इन लोगों ने स्वीकार कर ली। लेकिन जो राजस्व वसूल करने में गोरखा सैनिकों का व्यवहार बहुत ज़्यादा निर्मम था, क्रूर ये लोग थे गोरखा लोग, जैसा कि इनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, बहुत अत्याचारी थे। तो कर वसूल करने में भी ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़ित करते थे, जिस वजह से कई भूटांतिक जो है जगह छोड़कर अन्य जगह शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब है रणजोर का पलायन। रणजोर थापा को संभवतः 1 वर्ष के बाद पश्चिम के अभियान पर जाना पड़ा, जहां उसके पिता अमर सिंह थापा व्यस्त थे। तो अब जब रणजोर सिंह वहाँ चला गया पश्चिम अभियान में अपने पिता के साथ, तो नेक्स्ट किसे भेजा गया, हस्तिदल चौतरिया को। अब नेक्स्ट आता है हस्तिदल चौतरिया 1805 से 1808 के बीच। ठीक है, 1805 से 1808 के बीच आता है हस्तिदल
चौतरिया थर्ड सेनापतित्व। तो हस्तिदल चौतरिया शांत प्रकृति का था। लगभग 43 से 44 वर्ष का ये पुरुष था। कृषकों के प्रति इसकी विशेष आस्था थी हस्तिदल चौतरिया की। तो हस्तिदल चौतरिया ने दून की घाटी में क्या क्या सुप्रबंध किए। हरितिम जो हरित भरित दून स्थली जो रणजोड़ सिंह के काल में बंजर हो चुकी थी, हस्तिदल चौतरिया ने उसे फिर से हरा भरा कर दिया। हरसेवक राम जो कि वहाँ के गुरु मंदिर के महंत थे, जिनके हाथ जलाए गए थे मृत्यु अपराध में, तो हरसेवक राम को उनकी जो प्रतिष्ठा जो है उस अपराध के चक्कर में डूब गई थी, वो उन्हें वापस मिली। ग्रामीण के पुनर्निवास की सराहनीय व्यवस्था की गई। दून की जो वार्षिक आय गण नरेशों के समय में 9 सहस्त्र थी, हस्तिदल चौतरिया के समय पे वो कितनी हो गई, बढ़कर 18 सहस्त्र हो गई। सुव्यवस्था के प्रयत्न की इसने काफ़ी कोशिश की। जैसे कि उस समय पे इधर गढ़वाल में सिख, जाट और गुर्जर, राघड़, रोहिले लोग जो है, ये लुटेरे लोग दून स्थली में आते थे और लूटमार करके जनता को परेशान करके चले जाते थे। तो दून के आमिलों ने घोषणा की कि यदि अब लुटेरे आएंगे तो उनके ग्राम जो है जला दिए जाएंगे। लेकिन जो सिख लुटेरे थे, इन लोगों ने इस घोषणा की परवाह ना किए हुए जो है फिर से दून उपत्यका पर लूटमार की। और इस बार जो है गोरखा सैनिक जो थे ये सिख लुटेरों के पीछे पीछे गए और उनके पीछे पीछे जाकर उनका पीछा करके जो है गोरखाओं ने क्या किया, जो सिख लुटेरे थे उनके गांव को पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दिया, जिसमें स्त्री, बच्चे और वृद्ध, उनका सामान, मवेशी सारे के सारे जल गए। हालांकि ये बहुत क्रूर और बर्बर किस्म का कार्य था, लेकिन इसका ये परिणाम अच्छा हुआ कि इसके बाद से जो दून उपत्यका है या गढ़वाल क्षेत्र है, वहाँ पे बिल्कुल भी लूटपाट होना बंद हो गया। अब कृषकों के कल्याणार्थ के लिए क्या क्या प्रयत्न किए इसने, तो हस्तिदल चौतरिया ने क्या प्रयत्न किए कि कृषि की उन्नति के लिए चौतरिया ने तकावी ऋण दिए। लगान की जो दर थी वो घटा दी। सयाणों को राजस्व की दर कम करके अर्थात 5-7 रुपये वार्षिक लेकर इसने पूरा ग्राम देना शुरू कर दिया। मतलब जो सयाणे थे उनको 5-7 रुपये वार्षिक लेकर ही पूरा गांव इसने दे दिया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी समृद्धि के लिए अपने खुद के गांव बसाए। कृषकों की इससे दशा में बहुत सुधार आया। दासों की हीन दशा लेकिन उस समय वैसी ही रही। हस्तिदल चौतरिया के समय दासों की जो हीन दशा थी वो उसमें कोई भी सुधार नहीं आया, जैसी वो पहले थी वैसी ही रही। हरिद्वार का जो हड़की पौड़ी वाले मार्ग में भीमगोड़ा निवास था ना, जहाँ पे लोगों को नीलामी कहाँ पे की जाती थी, व्यक्तियों की, पुरुषों की, स्त्रियों की, बच्चों की, तो वो की जाती थी हरकी पैड़ी वाले मार्ग में स्थित जो भीमगोड़ा स्थान था, वहाँ पे जो है गोरखाली चौकी पर सहस्त्र अभागे नर, नारी, बाल और वृद्धों को जो है नीलाम किया जाता था। दासी गोरखा सैनिक महती संख्या में अपने पास रखते थे, जिनके साथ वो लोग क्या करते थे, अमानवीय व्यवहार किया करते थे। अब रेपर का गणराज्य में आगमन, तो अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए जो कंपनी सरकार थी उसने क्या किया, रेपर एक ब्रिटिशर्स था उसको हस्तिदल चौतरिया के समक्ष भेजा। ठीक है, तो जो रेपर है उसको किस गोरखा के पास भेजा था अधिक लाभ के लिए कंपनी ने, तो हस्तिदल चौतरिया के पास भेजा था, ताकि गणराज्य से होते हुए वो लोग कहाँ, मतलब उसने रेपर को क्यों भेजा था कंपनी ने, इसलिए भेजा था कि वो हस्तिदल चौतरिया से बात करे कि हम लोगों को जो है अपना तिब्बत के साथ व्यापार करना है, तो तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए जो है हमें ये वाला मार्ग उपस्थित कराएं वो लोग, इसलिए जो है रेपर को कंपनी ने भेजा था। तो इसी बीच चौतरिया के हाथ से नेपाल सरकार ने जो है सत्ता छीन ली। लेकिन इसी समय जो है जो चौतरिया था उसके हाथ से नेपाल सरकार ने सत्ता छीन ली, क्योंकि हस्तिदल चौतरिया को वहाँ पे किस लिए भेजा था, कांगड़ा दुर्ग को फतह करने के लिए भेजा था, जो कि हस्तिदल चौतरिया ने नहीं किया। लेकिन विजयश्री हाथ ना लगी, मतलब कि विजयी वो नहीं हो पाया कांगड़ा दुर्ग को फतह करने में। तो अमर सिंह थापा के इस अभियान की असफलता को इंगित करने पर हस्तिदल को नेपाल सरकार ने पदच्युत कर दिया। ठीक है, पद से हटा दिया। अब नेक्स्ट आया हमारा कौन, भैरव थापा। भैरव थापा आया 1808 से 1811। हस्तिदल चौतरिया 1805 से 1808 तक था। हस्तिदल चौतरिया के बाद आता है भैरव थापा। तो भैरव थापा जो है ये नृशंस, अत्याचारी और क्रूर शासक था। इसके
सहायक जो थे वो भारादार छन्नू भंडारी, बुद्धि थापा, परशुराम थापा और जमादार दुंती राणा भी भैरों की भांति, मतलब इसके जो सहायक थे वो सब लोग भी जो हैं बहुत अत्याचारी और बर्बर किस्म के लोग थे। गणराज्य में प्रवेश करते ही भैरों को जो है नेपाल दरबार ने बुद्धि थापा और परशुराम थापा के साथ कांगड़ा अभियान का आदेश दिया। अब जो ये भैरव थापा था उसको क्यों, हस्तिदल चौतरिया को क्यों हटाया था पद से नेपाल सरकार ने, क्योंकि वो कांगड़ा विजय नहीं कर पाया था। तो अब जो है कांगड़ा विजय का जो भार था वो भैरव थापा को सौंपते हुए उसको जो है भेजा गया। भैरव की अनुपस्थिति में आमिलों भारादारों ने जनता को लूटना प्रारंभ कर दिया। जब भैरव थापा जो है कांगड़ा अभियान पे गया तो जनता को इन लोगों ने उसकी अनुपस्थिति में लूटना स्टार्ट कर दिया। उनकी विलासी प्रवृत्तियों के लिए धन देकर प्रजा जो है तबाह हो गई, क्योंकि उनका पूरा ही नहीं होता था, जनता देती रहती थी, उनका प्रजा देती रहती थी और उन लोगों का पूरा नहीं होता था, जिस वजह से जो है अत्याचार करते थे। इन सब से जो है पूरी प्रजा तबाह हो गई। शोषण और उत्पीड़न का इतना तांडव नर्तन हुआ कि गांव जो है पूरे निर्जन हो गए, बस्तियां वीरानियों में ढल गई, मानव का विश्वास जो है थक कर टूट गया। गढ़वाल के कवि और चित्रकार जो मोलाराम जी थे उन्होंने इस बारे में नेपाल सरकार को बताया, लेकिन इसका जो है फल खुद मोलाराम को भुगतना पड़ा। चौतरिया के शासनकाल में रण बहादुर चंद्रिका की रचना जो है के लिए गढ़वाली कवि को नेपाल दरबार ने प्रसन्न होकर सनद और जागीर दी थी। ठीक है, ये जो कवि मोलाराम जी हैं इन्होंने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की थी, जिस वजह से नेपाल सरकार ने प्रसन्न होकर इनको कुछ सनद और जागीर दी थी, जिसको ये यहाँ पे आए हुए गोरखा भागीदारों ने छीन लिया। हालांकि इस बारे में मोलाराम ने नेपाल सरकार को बताया तो उन्हें वो सब चीज़ें फिर से वापस मिल गई थी, लेकिन जनता के दुख निवारण के लिए नेपाल सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अब आते हैं कुंवर वीरभद्र का गणराज्य में आगमन। तो भीमसेन थापा ने सन 1809 में अमर सिंह थापा के जो दौहित्र यानी कि बेटी का जो बेटा होता है उसको दौहित्र कहा जाता है। तो भीमसेन थापा ने 1809 में जो अमर सिंह का दौहित्र था कुंवर वीरभद्र को कांगड़ा विजय में सहायता देने के लिए भेजा, यानी कि नेपाल सरकार ने, ठीक है, नेपाल सरकार ने सहायक के रूप में वीरभद्र को कांगड़ा विजय में भेजा। तो इन लोगों ने श्रीनगर में धूमधाम से होली का उत्सव मनाया। सारी नगरी जो है विलास में डूब गई। उसके बाद कांगड़ा पहुंचा ये वीरभद्र जो था ये कांगड़ा पहुंचा। अमर सिंह ने इसे रणजोर के साथ मोरनी दुर्ग पर अधिकार के लिए भेज दिया। ठीक है, तो जो अमर सिंह थापा था उसने कुंवर वीरभद्र को रणजोर के साथ मोरनी दुर्ग पर आक्रमण के लिए भेज दिया। अब कंपनी के लिए मांग का उत्पादन एवं लीसे का व्यापार। अब यहाँ पे कंपनी के लिए जो है उत्पादन होने लगा लीसे का। तो कुमाऊं के लखनपुर, दारो, रोंगड़, सालम, बढाड़ो और मेहरून तल्ला चौकोट वाला जो एरिया था और गढ़वाल के बधान, लोभा, चांदपुर, धनपुर, देवलगढ़ के पठारी भाग में कंपनी सरकार के लिए भांग की खेती होने लगी, जिससे भांग की खेती, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पे जो है आई थी, तो भांग की खेती वहाँ पे की जाने लगी, जिससे उत्पादकों को काफ़ी लाभ होता था। कुमाऊं और गढ़वाल के जो पठारी भाग हैं वहाँ पे चीड़ के पेड़ से लीसा निकाला जाता था, और जो यहाँ का लीसा होता था वो ब्रिटेन में होने वाले लीसा की तुलना में काफ़ी अच्छा रहता था, पीला, पारदर्शी और सुगंधित रहता था। काजी बहादुर भंडारी की अगर हम बात करें तो 1811 से 1812 के बीच ये यहाँ पे आया था। तो काजी बहादुर भंडारी गढ़वाल में राजस्व राशि उपज पर आधारित ना होकर गांव की सभी प्रकार की अनुमानित आय पर निर्धारित थी, क्योंकि अगर वो सिर्फ राजस्व पर आधारित होती तो वो कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए जो है ये सभी प्रकार की अनुमानित हर प्रकार के कर पर जो है ये निर्धारित थी, जिस कारण कृषक लगान की पूर्ण धनराशि कभी नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो जो कृषक थे वो जो है पूरी तरह से नहीं दे पाते थे, फलतः उन्हें गोरखा पदाधिकारियों के अत्याचार, अब जब वो नहीं दे पाएंगे तो गोरखा पदाधिकारी उन पर अत्याचार करेंगे। तो यही सब जो है चलता रहता था। भू व्यवस्था का
ये हाल हो गया था कि जो सैनिक थे उनको भी बेचारों को वेतन नहीं मिल पाता था। जब निरंतर इन घटनाओं की सूचनाएं नेपाल दरबार को मिली तो उनकी नींद टूटी और उसने श्री बहादुर भंडारी को सुप्रबंध और सुव्यवस्था के लिए भेजा। ठीक है, तो अब इस बार नेपाल सरकार ने किसे भेजा सुप्रबंध और सुव्यवस्था करने के लिए? बहादुर भंडारी को। तो भंडारी के अधीन दशरथ खत्री, सूबेदार अजब भंडारी, कृष्णानंद खंडूरी, हरकू गुरु, बागदार खत्री और को जो है भूमि संबंधी सुधार के लिए नियुक्त किया गया। सेनापति के पद पर भैरव सिंह को नियुक्त किया गया। ठीक है, भू व्यवस्था में परिवर्तन की बात करें तो उर्वरता को दृष्टि में रखकर भूमि को गढ़वाल में 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब इसके समय पे जो ये भैरव सिंह था सेनापति और जो भंडारी जी को भेजा था यहाँ पे सुव्यवस्था करने के लिए बहादुर भंडारी को, उसने क्या किया यहाँ पे आके कि उर्वरता यानी कि भूमि की जो उर्वरता है उसके अनुसार यहाँ पे की जो भूमि थी उसको 5 भागों में इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसने क्या करा 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो 5 भागों में डिवाइड करा तो पहले में जो थी अबल, दम, सोम, चाहर और सूख बासी। तो इन 5 भागों में जो है इनको आप नोट कर लीजिएगा हाँ कि गोरखाओं के काल में जो भू व्यवस्था थी उसमें भूमि को उर्वरता के आधार पर कितने भागों में बांटा था। तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए, 5 भागों में बांटा था, ये लिख लीजिएगा आप। उर्वरता के आधार और किसके समय पे 5 भागों में बांटा था? तो भंडारी के। ठीक है, प्राचीन संदों की पुनः जांच की गई और अनेक संदें और जागीरें, मतलब फिर से जो है अब व्यवस्था उनको सुव्यवस्था करनी थी तो उसके लिए उन्हें पूरा रिपोर्ट बनानी पड़ती, पहले सब चीज़ व्यवस्था देखनी पड़ती और जो पुराना जो भी डेटा था वो सब निकलवाना पड़ता, किसके पास कितना है वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो यही सब करते हुए उन्होंने क्या करा, पूरी जाँच की और जो संदें और जागीरें थी उनमें से कई संदें और जागीरें उन्होंने क्या करी, रद्द कर दी। श्री मोलाराम की जागीर भी जो है छीन ली गई, मोलाराम की जो जागीर थी उन्हें दी गई थी वो भी जो है उन्होंने छीन ली। सैनिक वृत्ति के रूप में उन्हें नेपाल दरबार से 1 रुपया मिला करता था, उसे भी घटाकर जो है 8 आना प्रतिदिन कर दिया गया कि 8 आना ही मिलेगा एक दिन का। तो इन सब प्रयासों मतलब इन्होंने इतने सब काम किए लेकिन उसका भी फल जो है कुछ अच्छा नहीं मिला, क्योंकि गोरखा भूमि व्यवस्था का जो वास्तविक धुन था वो सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से जनता से कर वसूलने, तो ये इसलिए इसका कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ये लोग जो कर था ना उसमें ये सही नहीं कर पाए। तो ये कर वसूल करने का जो इनका नियम था इसको बाली कहा जाता था। ठीक है, तो गोरखाओं के कर वसूल करने के नियम को क्या कहते थे? तो डैश करके बाली कहते थे। ठीक है, तो गोरखाओं के कर वसूल करने के नियम को क्या कहा जाता था? तो डैश करके बाली कहा जाता था। ये एक नोट बना लीजिए। यह प्रथा काजी बहादुर ने भी पूर्ववत रखी, जिससे जनता के उत्पीड़न में रंच मात्र भी अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि वास्तविक उपचार उसका हुआ ही नहीं था। जो कर प्रणाली थी उसमें सुधार करना चाहिए था, कर वसूल करने के मेन था, कर वसूल करने के तरीके में सुधार करना था। जिस अत्याचार से वो लोग जो है कर वसूल करते थे वो सब नहीं करना चाहिए था और अच्छे तरीके से कुछ नियम बनाने चाहिए थे। हर एक इतने समय में आप कर दे दीजिए, अगर आप इतने समय में देते हैं तो आपको एक नोटिस दिया जाएगा और फिर उस नोटिस पे भी आप कर नहीं दे पाए तो आपके साथ ऐसा होगा, फिर उसमें भी आप नहीं दे पाए तो फिर ये होगा। इस तरीके से जो है नियम बनाने चाहिए थे और जो लास्ट होना चाहिए था तब जो है उनका जो भी जब्त करना था वो करना था। इस तरह से नियम बनाने थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत अत्याचारी नियम बनाए थे। अमर सिंह के आमिलों का शासन। अब 1812 से 1815 के बीच हम देखते हैं अमर सिंह थापा ने गोरखा राज्य की विजय पताका सतलुज नदी के पार तक फहरा दी थी। ठीक है, कब से वो लोग अभियान कर रहे थे पश्चिम का? 1804 से ही जो है अमर सिंह थापा पश्चिम के अभियान में था। तो उसने जो है सतलुज नदी के पार तक जो है अपनी पताका फहरा दी थी। इसलिए नेपाल सरकार का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम अलंकार जो काजी कहा जाता है उसकी पदवी से, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काजी की पदवी से किसे विभूषित किया गया था नेपाल सरकार ने? तो अमर सिंह थापा को। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कि काजी की पदवी से किसे विभूषित किया था गोरखा सरकार, नेपाल सरकार ने? तो अमर सिंह थापा को किया था। डोटी का शासन, और इसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम जो है कहा जाता था सेनापति। तो डोटी का शासन हस्तिदल चौतरिया को और कुमाऊं का बमशा को, ठीक है। तो डोटी का शासन किसके हवाले हुआ? हस्तिदल चौतरिया, और कुमाऊं का हुआ बमशा, और गढ़वाल और यमुना से सतलज तक का अमर सिंह और उसके पुत्र रणजोड़ सिंह थापा को सौंप दिया गया। अब अमर सिंह कठोरता का प्रतिरूप गणराज्य में। अब अमर सिंह के समय का देखते हैं कि अमर सिंह ने क्या किया। 1811 ईस्वी में अमर सिंह ने बलसन और बुशेहर इन दोनों सेनाओं को परास्त किया, और बुशेहर का जो दक्षिण भाग था उसको अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया, ठीक है। तो बुशेहर वासी जो थे ये बहुत सुसंस्कृत और सभ्य लोग थे, जैसे मानो बहुत अच्छे लोग थे। तो इसने जो है, ये लोग अमर सिंह थापा के अत्याचार तो नहीं सहते, क्योंकि जो बुशेहर वासी थे ये बहुत सुलझे हुए लोग थे, ये तो आतंक कर देते हैं ना अगर वो कुछ करता तो। अमर सिंह, इसीलिए जो है अमर सिंह थापा ने उनके साथ वो सब नहीं किया, उनसे बिल्कुल उदारता का इसने व्यवहार रखा अमर सिंह थापा ने। इसके ठीक विपरीत उसने क्या किया, गढ़वाल की भोली जनता से व्यवहार किया, यानी कि जैसे उदारता का व्यवहार उसने अगर इन बुशेहर की जनता के साथ किया, तो उसने गढ़वाल की जनता के साथ उसके विपरीत अत्याचारी स्वभाव अपनाए रखा। तो गणराज्य की प्रजा जो है बुशेहर वासियों की तरह सुदृढ़, ऐश्वर्यपूर्ण, सुसंस्कृत नहीं थी, इसीलिए वो जो है इसके अत्याचारों को सह लेती थी। किंतु जो मानव से दानवता का सलूक करना, मानवता का गला घोटना होता है, जिसके लिए गणराज्य की धरती कभी भी अमर सिंह थापा को माफ़ नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो सन 1812 से 1815 तक गढ़वाल में अमर सिंह के प्रतिनिधियों के रूप में इन लोगों ने जो है शासन किया। 1812 से 1815 तक अमर सिंह थापा के प्रतिनिधियों के रूप में किसने शासन किया? सन 1812 में कौन थे? फौजदार परमाराम, श्रेष्ठ थापा, बंधु थापा और भक्ति थापा। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आप एक बार बस उसको रीड कर लीजिए। सूबेदार तुलाराम, अधिकारी रणजोर। तुलाराम सूबेदार हिकमत सिंह, सूबेदार रामकिशन, फौजदार कालू पांडे, फौजदार हरियाणा और काली अर्जुन। फिर है 1815 में कौन थे? सूबेदार तुलाराम, अधिकारी बख्तावर सिंह बसन्यार, सरदार भैरव सिंह और फौजदार स्वयं गिरी। तो ये लोग जो थे, इन लोगों ने अमर सिंह थापा के पदाधिकारी के रूप में 1812 से 1815 तक शासन किया, ठीक है। तो ये जो है गोरखों के कुछ सेनापतित्व थे, जिन्हें नेपाल सरकार ने कुमाऊं, गढ़वाल और सतलज तक की जो है क्षेत्र को विजित करने के लिए यहाँ भेजते रहे थे। और इन लोगों ने यहाँ पे आके बहुत ही नृशंस अत्याचार, क्रूरता की, लोगों को बहुत डराया, लूटमाट मचाई। तो बहुत सारे अत्याचार इन लोगों ने यहाँ पे किए। इसीलिए जो है इनको, अगर इनका शासन अच्छा रहता तो अंग्रेज़ यहाँ पे आ ही नहीं पाते, और इन्हीं का शासन जो है शायद लंबे समय तक यहाँ पे चला रहता। लेकिन इन लोगों के बुरे व्यवहार, क्रूरता के कारण ही जो है यहाँ इन लोगों का शासन बहुत जल्दी यहाँ पर से समाप्त हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। थोड़ा अभी हम मूरक्राफ्ट की यात्रा देख लेंगे कि मूरक्राफ्ट ने जो यात्रा की थी यहाँ पे, तो उसने गोरखा अंग्रेज़ों के युद्ध के बारे में क्या क्या टिप्पणियाँ की हैं अपनी यात्रा वृत्तांत में, वो सब देखेंगे, क्योंकि इसका यात्रा वृत्तांत जो है आंखों देखा था। और उसके बाद हम थोड़ा और गोरखा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ब्रिटिश काल में चले जाएंगे, 1815 के बाद के समय में क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।